सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। जीव विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ इन 51 प्रश्नों में समाहित किया गया है, इसलिए क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि सेल यानी कि कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। यानी कि ये कोशिका नाम यानी कि ये जो सेल नाम है ये किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका जो है वो इसमें से कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है, श्वेत रक्त कणिका है, या अमीबा है, या लाल रक्त कणिका है। तो साथियों आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए जो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। साथियों हम लोग बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से इन 51 क्वेश्चंस को देख लेंगे और जीव विज्ञान का कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी कि हर एक चैप्टर से साथियों ऐसा कोई एक चैप्टर भी नहीं है जहां से प्रश्न बना हो। यानी कि ऑल चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे जीव विज्ञान के। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? यानी कि जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखिए कि कोशिका का रसोई घर जो है वो किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट को, एरेथिका को कहा जाता है, या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो जो आपका शब्द है पारिस्थितिकी, इसको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो रिटर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ए के साथ हैं, सॉरी डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी कि जो पारिस्थितिकी है ये एक अध्ययन है, तो ये किसके किसके बीच का अध्ययन है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जीवों और वातावरण के बीच का अध्ययन है, या मनुष्य और वन के, या मृदा और जल के, या पति और पत्नी के? तो साथियों बात करें यहाँ पर अगर हम लोग पारिस्थितिकी की, तो जीव और वातावरण के बीच ये एक संबंध का अध्ययन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि जो इकोसिस्टम है, कभी कभी देखिए पारिस्थितिक तंत्र की जगह पर हिंदी में लिख के आ जाएगा। क्या आ जाएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इकोसिस्टम यहाँ पर लिखकर आ जाएगा, जैसे इकोसिस्टम लिखा जाता है। तो इसका शब्दावली किसने प्रस्तुत किया? यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किसने प्रस्तुत की? टेंसली ने प्रस्तुत की। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 8वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो इक्थियोलॉजी कहलाता है, नियोटोलॉजी कहलाता है, लेपिडेटोरियोलॉजी कहलाता है, या पोलिनोलॉजी कहलाता है? तो साथियों तितलियों के अध्ययन की बात करें क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आपको करना है। भाई क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे लेपिडेटोरियोलॉजी क्या कहा जाता है? तितलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेपिडेटोरियोलॉजी कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। यानी कि जो मछलियों से संबंधित अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बताइए बताइए, लेपिडेटोलॉजी कहा जाता है, या सीक्रोटोलॉजी कहा जाता है, क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है, या इक्थियोलॉजी कहा जाता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि लेपिडेटोरियोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? ये तो तितलियों का अध्ययन है। लेकिन बात करें इक्थियोलॉजी, आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, इक्थियोलॉजी की अगर बात करें तो ये तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, डी के साथ हैं, कुल मिला के बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, स्तनधारी का, चमगादड़ का, या मछली का? बताने की कोशिश करेंगे, बताइए।
देखिए अभी अभी मैंने आपको दो बताए। एक तो मैंने आपको बताया इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा मैंने आपको बताया था लेपिडेटरियोलॉजी, इसमें आपका तितलियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है ऑर्निथोलॉजी, तो इसमें साथियों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। तो इस प्रकार राइट आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, अर्थात हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऊतक का, विषाणु का, जीवद्रव्य का या कोशिका का? तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है और याद रखना है कि साथियों ऊतकों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। या ये पूछ लिया गया कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऊतकों से संबंधित है हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है या सीरोलॉजी कहलाता है? क्या कहलाता है आप सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। यानी कि कैंसर से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन जो कहलाया जाता है वो क्या कहलाया जाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाया जाता है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, ये आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है साथियों? मेंडल है। सिंपल सा प्रश्न है और अच्छा सा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? मेंडल है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे। इनको जो साथियों नोबेल पुरस्कार मिला था वो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। यानी कि आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेनर के द्वारा, लेनेक के द्वारा, सीबन के द्वारा या पाश्चर के द्वारा? तो बात करें अगर स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है? हमारे दिल की धड़कन जानती है, देखती है क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप की बात करें, इसका आविष्कार जो किया है वो लेनेक ने किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? बताइए भाई, एडवर्ड जेनर जो हैं ये किस रोग से संबंधित हैं? विशोचिका से, आंत ज्वर से, चेचक से या लकवे से? तो आप सभी लोग जानते हैं, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वें नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका की कोशिका या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है साथियों, वो कौन सी कोशिका होती है? जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर, तो वो तंत्रिका की कोशिका होती है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है आपका क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, एक्सॉन है, न्यूरॉन है, गुच्छिका है या कोशिकाएं है? तंत्रिका ऊतक की कोशिका आपको बताना है क्या होती है। तो साथियों तंत्रिका, तंत्र की यानी कि तंत्रिका ऊतक की कोशिका यानी कि तंत्रिका ऊतक की इकाई जो होती है वो न्यूरॉन कहलाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से एक बार देख लीजिए कि तंत्रिका ऊतक की कोशिका जो है वो न्यूरॉन कहलाती है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? लैमार्क को, डार्विन को, मेंडल को या खुराना को? तो 19वें नंबर का प्रश्न बताइए कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? यह आपको बताना है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जे थॉमसन ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा किया गया? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया। ये आप सभी लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आपसे बताना है। मेंडल थे, डार्विन थे, वाटसन थे या खुराना थे? तो बात करें अगर हम लोग इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था वाटसन क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीडल व टैटम ने या मार्गन ने? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? प्रश्न जो आपके सामने है कि एक जीन एक एंजाइम ये जो सिद्धांत
सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और याद रखेंगे कि बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? न्यूटन ने समझाया था, आइंस्टाइन ने समझाया था, डार्विन ने या लैमार्क ने समझाया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए भाई, क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे और जिन लोगों ने भाई शेयर कर दिया है तो वो लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे। और अगला प्रश्न जो आपके सामने उपस्थित है इसका राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। तो जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, डार्विन ने या लैमार्क ने? तो किसने समझाया था साथियों? लैमार्क ने समझाया था। यानी कि आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, डी वरीज ने या मेंडल ने? यानी कि पूछा जा रहा है जीवों का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ये आप सभी लोग ध्यान देंगे और याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शंस आपके सामने है, स्टेपीज है, उसके अलावा फिबुला है, टिबिया है या फीमर है। बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर। तो जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से मानव के पैर की हड्डी नहीं है, यानी कि मानव के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है। तो साथियों ह्यूमरस जो है इसका पैर की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ह्यूमरस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमरस अस्थि कहां पर पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई। तो ह्यूमरस अस्थि की बात करें अगर हम लोग, अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो वो सारी तो थी, वो तो पार्ट था। लेकिन ह्यूमरस की बात करें तो इसका संबंध जो है वो भुजा से है। कौन सी भुजा से? हमारी ऊपरी भुजा से है। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो क्या हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। ह्यूमरस अस्थि कहां पर पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? निहाई, रकाब, कान की हड्डी या जांग की हड्डी? तो कान की हड्डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो सबसे छोटी हड्डी होती है। लेकिन जांग की हड्डी की यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये साथियों सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर की। तो जांग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि जांग की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि टिबिया टिबिया नामक हड्डी होती है, ये किस में पाई जाती है? बताइए। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में पाई जाती है? तो अगर बात करें अगर हम लोग यहाँ पर टिबिया की, तो टिबिया जी टांग में पाई जाती है। भाई टा से टिबिया और टा से ही टांग हो जाएगी। तो टांग में ये हड्डी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब कि मानव के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है? बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है ये पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों? जांग की हड्डी मानव शरीर के सबसे हड्डी जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त किसके द्वारा अवशोषण और कहां पर सबसे ज्यादा होता है? यानी कि जो मानव के शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा, भोजन के रक्त के द्वारा अवशोषण कहां पर सबसे ज्यादा होता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे। यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो कहां पर होता है साथियों? छोटी आंत में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में या अमाशय में? तो साथियों यहाँ पर कहां पर होता है बताने की कोशिश करेंगे तो अमाशय में होता है। कहां पर होता है? अमाशय में होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथियों, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को? बताइए। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों किसको कहा जाएगा? प्लीहा को कहा जाएगा। यानी कि आपका सही उत्तर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 120 दिन का, 150 दिन का, 180 दिन का या 190 दिन का? तो आप सभी लोग जानते हैं और कई बार ये परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मनुष्य की ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? तो साथियों कहां पर होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? तो बात करें अगर लाल रक्त कणों का जो निर्माण होता है वो तो अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है, अस्थि मज्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? बताइए भाई। देखिए थायराइड ग्रंथि आपने सुनी होगी, अग्न्याशय ग्रंथि आपने सुनी होगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, ये भी आपने सुनी होगी। क्या कभी जठर ग्रंथि का नाम आपने सुना है? तो जठर ग्रंथि नहीं होती भाई, रस होता है। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय ग्रंथि को, अवटु ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को या प्लीहा ग्रंथि को? तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो पीयूष ग्रंथि के साथ चला जाएगा। यानी कि जो मास्टर ग्रंथि होती है इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न को देखिए और इसका बता दीजिए राइट आंसर कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए भाई। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर स्थित होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर स्थित होती है ये आपको बताना है। मस्तिष्क में, अग्न्याशय में या गले में होती है साथियों या किडनी में होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है। पिट्यूटरी ग्रंथि साथियों कहां पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। ये आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान देना है और इस प्रश्न के उत्तर को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां पर होता है? यानी कि थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? यकृत में, गले में या काख में? तो साथियों कहां पर होती है थायराइड ग्रंथि? तो एक देखिए एक रोग भी होता है थायराइड करके, ठीक है। तो ये कहां पर होता है? वो तो गले में होता है। तो इसलिए साथियों थायराइड ग्रंथि कहां पर होगी? गले में होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? लाइनक के द्वारा, बेंटिंग के द्वारा, बेस्ट के द्वारा या जेनर के द्वारा? तो बात करें यहां पर किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन को जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? बताइए।
यहाँ पर कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी यहाँ पर डबल हो जाएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है इनमें से भोजन में से किससे प्रति ग्राम, क्या प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, मेंडल ने, पाश्चर ने, फंक ने या लेनिक ने। तो अगर विटामिन की यहाँ पर हम लोग बात करें, विटामिन को किसने प्रतिपादित किया है, तो साथियों फंक ने प्रतिपादित किया है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है किसके समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप सभी लोग याद रखेंगे विटामिन को क्या कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया, इसको किसने प्रतिपादित किया, तो फंक ने इसको प्रतिपादित किया, ये आप सभी लोग एक बार ध्यान रखेंगे। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका जो होगा वो क्या हो सकता है। यानी कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। आप सभी लोग यहाँ पर चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, विटामिन को कहते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं या वसा को कहते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि विटामिन को क्या कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन का प्रतिपादन किसने किया, इस शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर के निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी कि इनमें से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। गाजर में, बैगन में, नींबू में या चावल में। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गाजर की, तो गाजर में साथियों प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जिससे रतौंधी रोग हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें विटामिन बी की तो बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक हो जाता है रोग, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन रतौंधी की अगर बात करेंगे तो ये तो विटामिन ए की कमी से होता है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो साथियों ये तो अभी आ चुका नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया था आपसे कि विटामिन ए की कमी से, यानी कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो सेब, पपीता, अमरूद या आम। तो क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे, बताए भाई। तो बात करें विटामिन ए प्रचुरतम मात्रा में जो होता है वो किस में होता है, आम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो विटामिन ए साथियों मैंने आपको बताया था आम में भी होता है और उसके अलावा गाजर में भी होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। थायमिन आपको बताना है भाई, थायमिन एक रासायनिक नाम है किसी विटामिन का, तो वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है थायमिन, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन सी का, विटामिन बी का, विटामिन बी का या विटामिन, ये तो यहाँ पर बी आ गए। तो कुल मिला के हो सकता हो ऐसा हो कि विटामिन बी1 बी2 ऐसे करके हो। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो थायमिन रासायनिक नाम है वो किसका है, विटामिन बी1 का है। तो विटामिन बी1 जहां पर भी लिखा होगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, विटामिन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी1। ठीक है, चलिए। और विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, शुष्क अक्षिकोप नामक रोग जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, जीरोप्थेल्मिया जिसको कहते हैं, तो वो साथियों विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए और ये आपका अंतिम प्रश्न है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो साथियों कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए।
क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो साथियों बात करें अगर हम लोग कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट तो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। लेकिन क्या बी 12 यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी वाले में यहाँ पर 1 हो और इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है साथियों, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वेरी गुड क्लास। तो ये थे आपके साथियों जीव विज्ञान के 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पूरी जीव विज्ञान के अच्छे क्वेश्चन थे और परीक्षा वाले प्रश्न थे साथियों ये। तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।